Hello students, how are you all? So in today's session, we are going to discuss about a very amazing theory, and that theory is basically the next in the series of the theory, and the name of the theory is chemosynthetic theory. It is a very interesting theory, let me tell you that point. Okay, चलिए हम स्टार्ट करते हैं. हमारी बहुत अच्छी थ्योरी है बेटा ये, और ये सबसे इम्पोर्टेंट भी है. क्या है ये? कीमो सिंथेटिक थ्योरी. क्या है ये? कीमो सिंथेटिक थ्योरी. आई थिंक आई शुड बी राइटिंग इट लिटिल नीचे, राइट? कीमो सिंथेटिक theory is the name of this theory, chemosynthetic theory, right? And this is basically in normal terms, like the way it is written in NCERT. तो हम इसे क्या बोलते हैं बच्चा? O'Brien-Haldane theory. ठीक है, O'Brien-Haldane theory. ठीक है, तो O'Brien जो थे वो रशियन थे. O'Brien was a Russian. एंड जो हेल्डेन जी थे वो हमारे इंग्लैंड के थे. इसको याद करने का बहुत अच्छा तरीका है हीरो. हेल्डेन इंग्लैंड, रशियन, ओपरेन. ठीक है, मतलब साफ ही पता चल रहा है ना हीरो कितना आसान है बनाना ये तो. एंड ये जो हेल्डेन जी थे ये हुए तो इंग्लैंड में थे, बट ये जो हुए थे इंग्लैंड में, बट ये इंडिया में आके सेटल हुए थे. अमेजिंग है ना यार, इंडिया में आके सेटल हो गए, वो इंग्लैंड में थे. जन्म इनका इंग्लैंड में हुआ था, बट ये सेटल इंडिया में हुए थे. कौन? हेल्डेन जी. उनका जन्म इंग्लैंड में हुआ था, बट ये इंडिया में सेटल हो गए थे. जैसे इंग्लैंड वालों ने इंडिया पे राज किया था, तो वो भी यहाँ पे आके सेटल हो गए थे. अब वैसे आप रख सकते हैं कि जस्ट अ वे टू लर्न कि हेल्डेन जो थे इंग्लैंड से थे, वो भी इंडिया में आकर सेटल हो गए थे. ठीक है, एंड आपको ये बात समझनी है कि लाइफ जो है वो लैंड पे ओरिजिनेट नहीं हुई थी. मतलब लैंड पे ओरिजिनेट हुई थी, मतलब बट ऐसा नहीं था सॉलिड के ऊपर ओरिजिनेट हुई थी, पानी के अंदर ओरिजिनेट हुई थी. लाइफ जो थी वो किसके ऊपर ओरिजिनेट हुई थी? वाटर के ऊपर. और वो वाटर उस टाइम पे क्योंकि टेम्परेचर बहुत ज्यादा हाई था, तो वार्म वाटर के अंदर लाइफ ओरिजिनेट हुई थी. बट देखो पानी गर्म तो था, बट इतना भी गर्म नहीं था. मैम क्या मतलब? देखो जब यूनिवर्स बना था तब तो टेम्परेचर था 800 डिग्री सेल्सियस. कितना था? 800 डिग्री सेल्सियस. बट आपको पता है कि इतने टेम्परेचर पे वाटर जो है लिक्विड फॉर्म में एग्जिस्ट ही नहीं करता. वाटर जो है इतने पे वेपर फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं. मानते हो? नहीं मानते? बिल्कुल मैम, हम तो आपकी बात मानते हैं. तो इसका मतलब टेम्परेचर जो है वो 100 से तो कम था, क्योंकि 100 डिग्री से कम होता है तभी जो है वो लिक्विड फॉर्म में एग्जिस्ट कर पाते हैं. तो वाटर जो लाइफ थी वो वार्म वाटर में ओरिजिनेट हुई थी. ठीक है, life originated in warm water. This is a very important point. गर्म पानी में लाइफ का ओरिजिनेशन हुआ था. कैसे हुआ था हम धीरे धीरे सब समझेंगे. ठीक है, हाँ जी. तो इसमें ना बच्चे कीमोसिंथेटिक थ्योरी के अंदर ना 3 स्टेप्स आते हैं. सबसे पहला स्टेप आता है बच्चे कीमोजेनी. कीमोजेनी के अंदर क्या होता है? ऑर्गेनिक कंपाउंड का फॉर्मेशन होना इनऑर्गेनिक कंपाउंड से, उसे हम बोलते हैं कीमोजेनी. इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स ने रिएक्शन कर करके ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का फॉर्मेशन कर दिया, उसे हम लोग बोलते हैं कीमोजेनी. अब कीमोजेनी के बाद हम लोग स्टडी करते हैं बच्चे बायोजेनी. देखो ये जो ऑर्गेनिक बायोमॉलिक्यूल्स बने थे या फिर ऑर्गेनिक कंपाउंड बने थे, ये आरएनए या फिर डीएनए नहीं थे. मैम क्या मतलब? मतलब कि ये सेल्फ रेप्लिकेटिंग नहीं थे. इनऑर्गेनिक से ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बने थे, बिल्कुल बने थे, बट वो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो थे वो किसी भी एंगल से सेल्फ रेप्लिकेटिंग नहीं थे. खुद अपने आप को रेप्लिकेट नहीं कर पा रहे थे, वो बस थे तो थे. ठीक है, तो आप यहां लिख सकते हैं कि दे वर नॉन सेल्फ रेप्लिकेटिंग. अब
अब बायोजेनी के अंदर क्या हुआ था, ये ऑर्गेनिक नॉन सेल्फ रेप्लिकेटिंग से ऑर्गेनिक सेल्फ रेप्लिकेटिंग चीजें बननी स्टार्ट हो गई थी। फॉर्मेशन ऑफ ऑर्गेनिक सेल्फ रेप्लिकेटिंग स्टफ, जैसे कि आरएनए या फिर डीएनए। ऑब्वियस पॉइंट है, ऑब्वियस पॉइंट है। तो कीमोजेनी के अंदर क्या हुआ था, इनऑर्गेनिक से ऑर्गेनिक बना तो था बट वो नॉन सेल्फ रेप्लिकेटिंग था, जैसे कि आरएनए और डीएनए जो थे वो नहीं बने थे। एंड उसके बाद में बायोजेनी के अंदर जो थे वो ऑर्गेनिक नॉन सेल्फ रेप्लिकेटिंग से ऑर्गेनिक सेल्फ रेप्लिकेटिंग जो स्टफ है वो हमारे पास में बनना जो है बच्चे वो स्टार्ट हो गया था। दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। ओके यस, इसके बाद में हमारे पास में एक और स्टेज होती है जो मैं नेक्स्ट पेज पे लिखने वाली हूँ। मुझे ना यहां से लिखना चाहिए। यहां से लिखना चाहिए मुझे। अब तीसरी जो स्टेज हमारे पास में होती है बेटा, जो हम ऑपरेन हेल्डेन थ्योरी में पढ़ते हैं, वो है कोग्नोजेनी। These all things are important for competitive point of view। बाकी बोर्ड्स के एग्जाम में तो बेटा एनसीईआरटी इनफ हो जाती है, बट अगर आपको समझना है चैप्टर को, एनसीईआरटी पढ़ोगे, आपको चैप्टर आप कर लोगे, आपके मार्क्स आ जाएंगे, बट आपको कभी भी वो चैप्टर समझ नहीं आएगा, फील नहीं आएगी जब तक आप उसे डिटेल में नहीं पढ़ोगे। अगर आप बोर्ड के स्टूडेंट भी हैं, आपको भी ये लेक्चर्स देखने चाहिए। आप चाहे याद वो कर लीजिए जो आपकी एनसीईआरटी में, बट अगर आपको इन सब चीज़ों के बारे में पता होगा तो आप लिंक कर पाएंगे। बट अगर आप नीट के स्टूडेंट हैं, सीयूईटी के स्टूडेंट हैं, या फिर किसी भी बायोलॉजी वाला जिसमें आता है उसके आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम देने वाले हैं, तो यू डोंट हैव एनी सेकेंड ऑप्शन, यू हैव टू अंडरस्टैंड ऑल्सो एंड यू हैव टू लर्न इट एज वेल, राइट। अब कोग्नोजेनी में क्या होता है, देखो सबसे पहले हमने पढ़ा कीमोजेनी। कीमोजेनी में मैंने आपको बताया कि किस तरह से तो नहीं बताया, बस ये बताया बनते हैं, किस तरह से भी समझेंगे। इनऑर्गेनिक से ऑर्गेनिक चीजें बनी और वो ऑर्गेनिक चीजें जो थी वो सेल्फ रेप्लिकेटिंग नहीं थी। फिर बायोजेनी के अंदर क्या हुआ, नॉन सेल्फ रेप्लिकेटिंग से सेल्फ रेप्लिकेटिंग चीजें जो है वो बननी स्टार्ट हो गई, ठीक है। फिर कोग्नोजेनी में क्या हुआ, उन सेल्फ रेप्लिकेटिंग चीजों से फर्स्ट लाइफ फॉर्म जो है वो बनी। उन सेल्फ रेप्लिकेटिंग चीजों से क्या हुआ स्टूडेंट्स, फर्स्ट लाइफ फॉर्म का फॉर्मेशन हुआ, फर्स्ट लाइफ फॉर्म। एंड उसके बाद में उसका होना स्टार्ट हो गया बच्चे एवोल्यूशन। तो मैंने आपको 3 स्टेजेस यहाँ पे पढ़ाई है, कौन सी, कीमोजेनी, बायोजेनी एंड कोग्नोजेनी। अब हम एक एक करके सारे स्टेजेस को डिटेल में पढ़ेंगे। पहला जो हमने बात करनी है वो है हमारे पास में कीमोजेनी के बारे में, इसके बारे में है कीमोजेनी के बारे में हम डिटेल में बात करने वाले हैं। अब मैंने आपको इन शॉर्ट क्या बताया था, कीमोजेनी में मैंने आपको ये बात बताई थी, कीमोजेनी के अंदर इनऑर्गेनिक से ऑर्गेनिक चीजें बनाई जाती है कीमोजेनी के अंदर। अब सबसे पहली चीज आपको क्या समझनी है, सबसे पहली चीज ये थी कि अब धरती जो है वो ठंडी होनी स्टार्ट हो गई थी, ठीक है। टेम्परेचर स्टार्टेड टू लोअर डाउन। उससे क्या हुआ, वो जो लावा, जो गैसियस फॉर्म में लावा निकल रहा था, पहले क्या हो रहा था, गैस के ही सारी क्लाउड्स थे, उनमें से जो वो गरम गरम गैसेस निकल रही थी। अब टेम्परेचर ठंडा हो गया, थोड़ा सा कम हो गया था, तो ये जो गैसेस थी अब ये लिक्विड में कन्वर्ट होने लगी थी विद द हेल्प ऑफ कंडेंसेशन, बट वो हॉट थी। जैसे कि अगर आप वाटर वेपर्स को 150 डिग्री सेल्सियस से 90 डिग्री पे ले आओगे तो वो लिक्विड में तो होंगे बट वो फिर भी हॉट होंगे, यहां पर वो वेपर में थे। इसी तरह से लावा जो था वो पहले गैसियस फॉर्म में निकल रहा था, अब वो लिक्विड फॉर्म में निकल रहा था,
ठीक है। अब हुआ क्या, जैसे ही टेम्परेचर ठंडा होना स्टार्ट हो गया, बहुत डाउन हो गया, 800 से बिलो 100 हो गया, ऐसा वैसे में पूछा नहीं जाएगा आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए, 800 से सीधा बिलो 100 टेम्परेचर चला गया। तो उसमें हुआ क्या कि जो वो गैशियस के क्लाउड्स थे, ये गैस के जो क्लाउड्स थे वो भी सॉलिड में कन्वर्ट हो गए, ठीक है, सॉलिड में कन्वर्ट हो गए। एंड उनके ऊपर लावा भी जो है वो लिक्विड में आना स्टार्ट हो गया, एंड उस लावा ने भी लैंड बनाया, ठीक है। जैसे ये हमारे पास में एक गैस का क्लाउड था, इट गॉट, और इसमें से गैस ही निकल रही थी गरम गरम। अब ये क्या हो गया बच्चे, कंडेंस हो गया, आपस में जुड़ने लगा, प्रॉपर सॉलिड नहीं बना है बट प्रॉपर गैस भी नहीं है, ये हमारा पास पास आ गया, कंपैक्ट हो गया। और इसके ऊपर जो लावा है वो अब लिक्विड फॉर्म में बहने लगा। गैस तो क्या होती थी, उड़ जाती थी, बट ये लिक्विड जो है ना, ये ऊपर आ रहा है, उसकी धरती के ऊपर आ रहा है, हम सिर्फ धरती की बात कर रहे हैं। एंड वहां पर आकर वो लैंड बना रहा है, क्या बना रहा है, लैंड बना रहा है। अब ये धीरे धीरे जो ये लावा लिक्विड फॉर्म में था, ये सॉलिड में कन्वर्ट होके एक प्रॉपर लैंड बना रहा है, ठीक है। लिक्विड लावा जो है फर्दर कूल डाउन होकर सॉलिड लैंड बना रहा है उसी क्लाउड के ऊपर। अब वो क्लाउड भी जो है वो लिक्विड या गैसियस, मतलब बोल सकते हो लिटिल बिट ऑलमोस्ट इन सॉलिड स्टेट वो पहुंच चुका है, बिकॉज कंटिन्यूअसली टेम्परेचर जो था वो घट रहा था। अब देखो लैंड जो है बन चुका है, बट आपको ये बात समझनी होगी कि ये लावा जो है हमने पेंट नहीं किया, वहां पर लावा प्रॉपरली डिपॉजिट नहीं होता, बीच में कुछ कुछ डिचेस रह जाते हैं, डिचेस रह गए बीच में, सॉलिड लैंड विद सम डिचेस। अब ये लैंड था, सॉलिड लैंड था, इसके अंदर ये कुछ कुछ हमारे पास में डिचेस जो थे वो रह गए थे। हमने बोला ठीक है, बहुत अच्छी बात है, डिचेस रह गए थे, बट हमें तो भैया धरती गोल दिखती है, मोर स्पेसिफिक एलिप्टिकल दिखती है, गोल होता है ऐसे, एलिप्टिकल होता है चपटी, एक्चुअल में ऐसी होती है, हम पढ़ते पहले जैसी है। चलो ठीक है मैम, कोई बात नहीं। अब हुआ क्या था बच्चे, पहले क्या हो रहा था, मैंने आपको बताया था कि वाटर वेपर्स जो थे धरती से वो ऊपर जाके बादल थे, कंडेंस हो जाते थे, बादल बन जाते थे, और ये धरती जो थी बहुत ही ज्यादा गर्म थी। तो ये बादल जो थे बारिश करते थे, बट ये इतना ज्यादा हाई टेम्परेचर था कि ये जो वाटर था ये इवेपोरेट कर जाता था, ये वाटर जो है वो इवेपोरेट कर जाता था, तो पानी जो है धरती पर ठहर नहीं पाता था। बट अब क्योंकि टेम्परेचर जो है घटने लगा था, बारिश तो बेटा पहले से हो रही थी, बट उस बारिश का कोई फायदा नहीं हो रहा था, वो टेम्परेचर जो है वो जितना भी पानी आता था वो भाग बन के उसी टाइम पे उड़ जाता था, इतना ज्यादा हाई टेम्परेचर था। तो टेम्परेचर लोअर हो रहा था धीरे धीरे, एंड वो टेम्परेचर अब लो हो चुका था, 100 डिग्री सेल्सियस से कम हो चुका था। तो अब अगर ये लिक्विड आता था तो वो वहां पे रुकता था, उड़ता नहीं था, क्योंकि टेम्परेचर 100 से नीचे था, 100 इज द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द वाटर। अब यहाँ पर एक प्रॉपर लैंड बन गया था, बट उस लैंड जो था वो एकदम होते ना, जैसे तेल, आप जिस तेल में वो तलते हैं, पकौड़े वगैरह तलते हैं या समोसे तलते हैं, तो वो तेल कैसे एकदम बबल्स बन रहे होते हैं, कितना गर्म होता है। तो उसी तरह से उस टाइम पे हमारी धरती थी, बट वो प्रॉपर गैशियस फॉर्म में नहीं थी, वो लिक्विड फॉर्म में हुई थी, और उस लिक्विड के ऊपर लावा भी आ गया था। अब वो लावा धीरे धीरे लिक्विड से सॉलिड में कन्वर्ट हो रहा था, क्योंकि वहां पर टेम्परेचर कंटिन्यूअसली घट रहा था। एंड बादल जो थे वो तो काफी सालों से बारिश करने की कोशिश कर रहे थे, बट वो कर नहीं पा रहे थे, मतलब वो कर रहे थे बट जैसे ही पानी वहां पे आता था, जैसे ही पानी वहां पर आता था उसी टाइम पे वो इवेपोरेट हो जाता था। तो जब टेम्परेचर कम हुआ, एक तो ये लैंड बन गया, बट वो जो लैंड था उसके अंदर डिचेस बने। अब क्या हुआ, क्योंकि टेम्परेचर अब घट चुका है, रेन स्टार्टेड हैपनिंग, ठीक है, वाटर स्टार्टेड टू कम ऑन द सरफेस, तो रेन स्टार्टेड हैपनिंग, रेन स्टार्टेड एंड ये जो रेन है इट कंटिन्यूड फॉर नॉट 1 day 2 day, कंटिन्यूड फॉर बिलियंस ऑफ ईयर। अब थाउजेंड्स बोल लो, बिलियंस बोल लो, वैसे थाउजेंड्स बोलना सही रहेगा, थाउजेंड्स ऑफ ईयर,
थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स के लिए ये रेन होती गई एंड इस रेन की वजह से जो है ये डिचेस जो है वो भरते गए पानी से ये डिचेस जो है वो भरते गए। ठीक है, अब देखो हमारी धरती जो है वो असल में गोल नहीं है, बट क्योंकि अब देखो इसलिए बोलते हैं ना 70% वाटर है हमारे लैंड पर। अब वो बात अलग है, पीने के लिए नहीं है, वो ओशंस में चला जाता है वो, बट है तो सही ना। तो हमारी धरती सिर्फ पानी की वजह से गोल दिखती है। लैंड में तो बहुत सारे डिचेस हैं, बट वो डिचेस जो है वो पानी से भर दिए गए थे जब ये कंटिन्यूअस रेन हुई थी थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स के लिए। ठीक है, तो अब क्या हो गया था, यहाँ पर ओशंस बन गए थे, और इस ओशन को ना हम मॉडर्न टाइम ओशन नहीं बोलते, हम इसको प्रिमिटिव ओशंस बोलते हैं कि पुराने जमाने के ओशंस हैं। उसके बाद में बहुत सारे चेंजेस हुए, तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, ये आप नोट डाउन कर लीजिए। टेम्परेचर कम हुआ, लैंड बना, लैंड में डिचेस थे, डिचेस में पानी आ गया। अब ये जो पानी आया है वो बहुत लो टेम्परेचर पे नहीं, ठंडा पानी नहीं है, 90 डिग्री सेल्सियस के आसपास उसका टेम्परेचर है, 90 to 95 मान सकते हैं आप। अभी मैं कंटिन्यू कर रही हूँ, इतना फटाफट से नोट डाउन कर लीजिए। 1 2 3। ठीक है, तो क्या हुआ बच्चे, फॉर्मेशन ऑफ प्रिमिटिव ओशन। और वो जो प्रिमिटिव ओशंस थी वो हॉट थी और उनका टेम्परेचर 90 डिग्री सेल्सियस था लगभग, काफ़ी ज़्यादा हाई होता है ये भी। तुम 90 डिग्री सेल्सियस में अपना हाथ डालो, हाथ जल जाएगा तुम्हारा, डाल के मत देख लेना कहीं। ठीक है, और ये जो पानी था ना बच्चे, ये जो पानी था ना, ये सिर्फ पानी नहीं था, इस पानी के अंदर जो अब एटमॉस्फेयर में चीज़ें प्रेजेंट थी, जैसे गैस होती है, गैस सिर्फ एटमॉस्फेयर में नहीं होती, गैस पानी में भी होती है, तभी फिशेस जो है वो जी पाती हैं। तो जो भी पानी था लिक्विड फॉर्म में, उसके अंदर वो सारी चीज़ें डिसॉल्व होनी स्टार्ट हो गई थी जो हमारे इन्वायरमेंट में प्रेजेंट थी। दैट मीन्स वाटर के अंदर हमारे पास में कुछ गैसेस डिसॉल्व हो गई थी, जैसे कि अमोनिया डिसॉल्व हो गई थी, आप बोल सकते हैं यहाँ पर अमोनिया थी जो डिसॉल्व हो गई थी, CH4 डिसॉल्व हो गई थी, हाइड्रोजन डिसॉल्व हो गई थी। तो ये वाटर के साथ साथ में ये सब गैसेस भी डिसॉल्व हो गई थी। समझ पा रहे हो आप ये सब चीज, वाटर के साथ हमारे साथ में ये सब गैसेस भी रिड्यूस मतलब आ गई थी, एंड कुछ कुछ साथ में मिनरल्स भी आ गए थे। ठीक है, तो और हम इसे क्या बोलते थे, प्रिमिटिव ओशन बोलते थे, या फिर हम इसे ब्रोथ भी बोल सकते हैं। एक ब्रोथ बन गया था जिसके अंदर सिर्फ पानी नहीं था, गैसेस भी थी, मिनरल्स भी थी। बट आप अभी ये देखिए, ऑक्सीजन अभी भी नहीं है, ऑक्सीजन अभी नहीं बना है, ऑक्सीजन का फॉर्मेशन अभी नहीं हुआ है, ध्यान रखना इस बात का, अभी तक ऑक्सीजन नहीं बना है, नो ऑक्सीजन, इट इज स्टिल अ रिड्यूसिंग एटमॉस्फेयर। अभी तक भी ऑक्सीजन का फॉर्मेशन नहीं हुआ है, अभी भी ये एक रिड्यूसिंग एटमॉस्फेयर है, इस बात का बहुत अच्छे से आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अब हुआ क्या, अब देखो यहां से हमारी सारी कहानी शुरू होने वाली है। ये सारी की सारी गैसेस अब वाटर में थी, मतलब ऐसा नहीं एटमॉस्फेयर में नहीं थी, बट वाटर में थी, एंड वाटर में इन्होंने जो धमाल किया है यार, मैं तुम्हें सारा समझाती हूँ इन्होंने क्या धमाल किया पानी के अंदर रहते रहते। धमाल किए इन्होंने, बहुत तगड़े वाला धमाल किया इन्होंने। आप बताइए, थोड़ा डिटेल में बताइए इन्होंने क्या धमाल किया है। बता रहे हैं बेटा, बता रहे हैं। तो हुआ क्या बच्चे, ये जो CH4 था, ये CH4 था, अमोनिया था, हाइड्रोजन था, इन्होंने किसी भी तरह से पॉलीमराइजेशन वगैरह करके, जैसे कार्बन का कंपाउंड है तो शुगर्स बना दी, नाइट्रोजन वाला कंपाउंड है तो अमाइनो एसिड्स बना दिया। तो पॉलीमराइजेशन करके इन्होंने मोनोमर्स बनाए थे जो कि थे शुगर्स और अमाइनो एसिड बना दिए। ये क्या होते हैं, शुगर्स आदि मोनो मतलब बेसिकली basic unit of the carbohydrates, and amino acids are the basic unit of proteins.
अमाइनो एसिड्स को जुड़ जुड़ के ही प्रोटीन्स बनते हैं एंड शुगर्स को जुड़ जुड़ के ही कार्बोहाइड्रेट बनते हैं। और जब ये मीथेन, अमोनिया और हाइड्रोजन आपस में जुड़े, इन्होंने किसी भी तरह से आपस में ही जुड़े, और इस सब के जुड़ने के लिए ऐसे नहीं है कुछ भी होता रहेगा बेटा, यहाँ पे यूवी रेज ने सारा एनर्जी प्रोवाइड करी। उस टाइम पे ओजोन नहीं थी, अभी भी ओजोन नहीं आई, क्योंकि ओजोन जो है वो ऑक्सीजन से बनी थी और ऑक्सीजन नहीं है तो ओजोन नहीं है, तो यूवी रेज आराम से आ रही थी एंड यूवी रेज से उनको काफी एनर्जी मिल रही थी एंड उस एनर्जी की वजह से इन्होंने किसी भी तरह से पॉलीमराइज करके शुगर्स और अमाइनो एसिड्स बना दिए थे, और भी कुछ कुछ चीजें बनाई थी जो मोनो यूनिट्स ही होती हैं। ये थे फर्स्ट बायोमॉलिक्यूल्स, फर्स्ट बायोमॉलिक्यूल्स थे। क्या थे ये? फर्स्ट बायोमॉलिक्यूल्स थे, जो कि 4 बिलियन ईयर्स वो बने थे। साइन ऑफ लाइफ थे ये। अब हुआ क्या, इन्होंने फिर 1 बिलियन ईयर लिया और इन्होंने पॉलीमराइजेशन अपना और किया तगड़े वाला, और अमाइनो एसिड्स ने जुड़ जुड़कर प्रोटीन्स बना दिया, शुगर्स ने जुड़ जुड़कर कार्बोहाइड्रेट्स बना दिया, प्रोटीन्स बना दिया, कार्बोहाइड्रेट्स बना दिया, जुड़ जुड़कर इन्होंने प्रोटीन्स भी बनाए, कार्बोहाइड्रेट्स भी बनाए, ठीक है, और फैटी एसिड्स भी बने थे यहाँ से। इन्हीं को ही आपस में जोड़ जोड़कर फैटी एसिड्स का भी फॉर्मेशन जो है वो हुआ था, फैटी एसिड्स का भी फॉर्मेशन हुआ था यहाँ पर। तो प्रोटीन्स भी बन गए, कार्बोहाइड्रेट्स भी बन गए और फैटी एसिड्स भी यहाँ पर जो थे वो बन गए थे। क्या आपको इतनी बात क्लियर हो रही है? क्या आपको इतनी बात क्लियर हो रही है? यहाँ से उन्होंने पॉलीमराइजेशन करा और शुगर्स और अमाइनो एसिड्स बने, और शुगर्स और अमाइनो एसिड्स ने फर्दर पॉलीमराइजेशन करके प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स, फैटी एसिड्स बनाए। ये चीजें जो थी, और पॉलीमराइजेशन इन्होंने किया, और पॉलीमराइजेशन इन्होंने किया और क्या बना दिया? प्रोटीन्स ने बेसिकली इन्होंने जुड़ जुड़कर और कुछ कुछ चीजें बनाई, जैसे कि लिपिड्स बना दिया, न्यूक्लियोटाइड्स बन गए और बन गए, न्यूक्लियोसाइड्स बन गए, फिर उन्होंने फर्दर पॉलीमराइजेशन किया एंड फाइनली दे फॉर्म्ड आरएनए। अब यहाँ पे एक बात का आपको ध्यान देना बेटा, आई एम सो सॉरी, यहाँ ना मुझे फर्स्ट साइन ऑफ लाइफ यहाँ नहीं बेटा, फर्स्ट साइन ऑफ लाइफ ये है, फर्स्ट साइन ऑफ लाइफ ये है, ये है फर्स्ट साइन ऑफ लाइफ। समझ रहे हो आप लोग मेरी बात को? ये है हमारा फर्स्ट साइन ऑफ लाइफ, वेरी इंपॉर्टेंट। सबसे पहले हमारे पास में छोटी छोटी चीजें बनी, उन छोटी छोटी चीजों ने आपस में जुड़े एंड उन्होंने बड़ी चीजें बनाई। 4 बिलियन ईयर वो जो है, सबसे पहला हमारे पास में ऑर्गेनिक बायोमॉलिक्यूल जो है वो बना था। फिर उसके बाद में हमारे पास में जो नॉन सेलुलर फॉर्म है 3 बिलियन ईयर्स वो बनी। ध्यान से सुनते जाओ, समझ में आएगा। सबसे पहले पॉलीमराइजेशन करके इन्होंने कुछ छोटी छोटी यूनिट्स बना दी, शुगर्स बना दिए, अमाइनो एसिड्स बना दिए। इससे हमें ये क्या थे बेटा, ये 4 बिलियन ईयर्स अगो बने थे। दैट मीन्स ये बने थे, अब धरती कब बनी थी? 4.5 बिलियन ईयर्स अगो। दैट मीन्स 500 मिलियन ईयर्स के बाद में शुगर्स ये सब बने थे, बायोमॉलिक्यूल्स बने थे। फिर इन्होंने फर्दर पॉलीमराइज किया, प्रोटीन्स बनाए, अमाइनो एसिड्स ने मिलकर प्रोटीन्स बनाए, कार्बोहाइड्रेट्स बने, फैटी एसिड्स बने। अब आपको उतना ज्यादा डिटेल में नहीं जाना कि फैटी एसिड्स कैसे बने, बस एक बार ये समझो, छोटे से थोड़ा बड़ा बना, बड़े से थोड़ा और बड़ा बना, एंड इस बड़े से देखो, प्रोटीन्स तो ऑलरेडी बड़े हैं, कार्बोहाइड्रेट्स ऑलरेडी बड़े हैं, फैटी एसिड्स अभी छोटे हैं, तो उन्होंने फर्दर लिपिड्स बनाए। इन्होंने मिलजुल कर न्यूक्लियोटाइड्स बना दिए, न्यूक्लियोसाइड्स बन गए। और आपको पता है आरएनए बनाने के लिए न्यूक्लियोटाइड्स और न्यूक्लियोसाइड्स तो चाहिए, मतलब बेसिकली न्यूक्लियोसाइड, मतलब न्यूक्लियोटाइड जो है वो न्यूक्लियोसाइड का ही पार्ट होता है। नहीं मालूम है तो बेटा कोई बात नहीं, आपको इनहेरिटेंस वाले चैप्टर में आ जाएगा समझ में, घबराना नहीं है इसमें आपको। तो लिपिड्स, न्यूक्लियोटाइड्स और न्यूक्लियोटाइड्स साइड्स ने मिलकर, लिपिड्स तो नहीं मिले डेफिनेटली, ये तो मैंने एज एन एग्जाम्पल लिया है। आरएनए को बनाने के लिए तो सिर्फ न्यूक्लियोटाइड्स और न्यूक्लियोसाइड्स की जरूरत होती है, ये तो सबको पता है यार। अब आपके मन में सवाल आ सकता है कि व्हाई नॉट डीएनए। अब मैं आपको यहाँ पे समझाती हूँ। आरएनए को बनाने के लिए चाहिए एंजाइम और डीएनए को बनाने के लिए चाहिए आरएनए, सॉरी प्रोटीन को बनाने के लिए चाहिए आरएनए, ठीक है। अब समझ लो, मतलब तो फिलॉसफी थोड़ी समझना।
एंजाइम चाहिए आरएनए को बनाने के लिए और आरएनए चाहिए प्रोटीन को बनाने के लिए। तो एंजाइम होगा या प्रोटीन होगा, ये दोनों तो सेल्फ रेप्लिकेटिंग ही नहीं है। तो फिर हमें समझ नहीं आ रहा था कि यार आरएनए को बनाएगा कौन, आरएनए को बनाएगा कौन। एंजाइम कैसे होंगे, वो तो सेल्फ रेप्लिकेटिंग ही नहीं है। तो फिर हमें कुछ देर के बाद में समझ में, डीएनए का तो सवाल ही नहीं उठता था, क्योंकि डीएनए जो है वो तो बाद में बनेगा, पहले आरएनए की कहानी होती है। आरएनए पहले बना, क्योंकि डीएनए कैन नॉट एक्ट एज एन एंजाइम, एंड कुछ भी चीज बनाने के लिए आपको एंजाइम्स की जरूरत होती है। तो हमें धीरे धीरे ये बात समझ में आई कि कुछ आरएनए ऐसे होते हैं जो एंजाइम्स की तरह भी काम करते हैं और वो खुद सेल्फ रेप्लिकेशन भी करते हैं। अगर आप बोलते हैं कि यार यहाँ से एंजाइम्स बन गए, तो उस चीज की कोई सेंस नहीं होती, क्योंकि वो एंजाइम्स सेल्फ रेप्लिकेट नहीं कर सकते। हम बोलते सीधा आरएनए बन गया, बट हम ये तब तक नहीं बोल सकते थे जब तक हम ये नहीं आइडेंटिफाई कर पाए कि आरएनए कैन ऑल्सो एक्ट एज एन एंजाइम। आपने बायोमोलिक्यूल्स में पढ़ा होगा राइबोजाइम। तो हमने बोला कि आरएनए जो है, कुछ आरएनए एंजाइम्स की तरह काम कर सकते हैं, और वो आरएनए इसलिए सबसे पहला हमने बनाया। और आरएनए वाज सेल्फ रेप्लिकेटिंग। देखो, प्रोटीन्स तो पहले से ही प्रेजेंट थे, एंड ऑल एंजाइम्स आर मेड अप ऑफ प्रोटीन्स, बट ऑल प्रोटीन्स आर नॉट एंजाइम्स। तो वो चीजें यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही हैं। यहाँ पर या तो हमने आरएनए बनाना था या हमने डीएनए बनाना था। प्रोटीन्स हमारे ऑलरेडी बन चुके हैं, प्रोटीन्स बन गए मतलब एंजाइम्स बन गए। तो हम अब कंफ्यूज्ड थे, आरएनए होगा या डीएनए होगा। तो आरएनए ही होगा, क्योंकि आरएनए जो है वो एंजाइम की तरह भी काम कर सकता है, डीएनए पहले नहीं बन सकता है। ठीक है, तो ये हमने असम्पशंस लगाई है अपनी। तो इस तरह से हमारा आरएनए बन गया। आरएनए जो है वो हेरिडेटरी का काम भी करता है और वो कैटलिस्ट का भी काम करता है, मतलब एक ऑर्गेनिज्म से दूसरे ऑर्गेनिज्म में इंफॉर्मेशन प्रवाहने का भी करता है और साथ के साथ वो कैटलिस्ट का काम भी करता है। तो इसीलिए जो है आरएनए जो है, इट इज द फर्स्ट सेल्फ रेप्लिकेटिंग मॉलिक्यूल्स दैट इज प्रेजेंट, राइट। दिस इज द फर्स्ट सेल्फ रेप्लिकेटिंग मॉलिक्यूल। यहाँ तक चीजें आपको समझ में आ रही हैं। अब यहाँ पर हुआ क्या था बच्चे, आरएनए और प्रोटीन्स ने आपस में मिलकर एक वायरस लाइक स्ट्रक्चर बनाया। ये जो स्ट्रक्चर है बच्चे, ये 3 बिलियन ईयर्स अगो बना था। ये वो स्ट्रक्चर है जिसे हम लोग बोलते हैं नॉन सेल्यूलर लाइफ फॉर्म। मैम नॉन सेल्यूलर है, लाइफ फॉर्म में समझ नहीं आया बेटा। लाइफ फॉर्म तो इस वजह से क्योंकि इसमें हेरिडिटरी मटेरियल है। नॉन सेल्यूलर ये क्यों है बेटा, आपको वायरस को भी आप सेल में कंसिडर नहीं करते, क्योंकि वायरस के अंदर कुछ नहीं है, मतलब इट्स जस्ट आरएनए एंड प्रोटीन, नथिंग एल्स। तो यू कैन नॉट कंसिडर इट एज अ सेल। तो बट ये लाइफ है, बिकॉज वायरस इज अ लाइफ, बट वायरस इज नॉट अ सेल। वायरस को सेल चाहिए अपनी एक्टिविटी करवाने के लिए। अगर वो खुद सेल होता बैक्टीरिया के जैसा, तो वो अपना सारा काम खुद ना कर लेता। वो सेल नहीं है, वो नॉन सेल्यूलर है। और वैसा ही कुछ स्ट्रक्चर जो है वो तब बना था, आरएनए प्लस प्रोटीन करके जुड़ के एक ऐसा वायरस लाइक स्ट्रक्चर बना था, जिसे हम लोग बोलते हैं नॉन सेल्यूलर लाइफ फॉर्म। और ये स्ट्रक्चर जो है वो 3 बिलियन ईयर्स अगो बना था। समझ आ रही है आपको। कुछ टाइम के बाद में ये आरएनए जो है, इसने अपना डबल स्ट्रैंडेड बना के धीरे धीरे डीएनए बना था। और फिर ये आरएनए प्रोटीन्स डीएनए ने मिलकर एक सेल बनाया था। बट वो जो सेल था वो कैसा था, प्रोकैरियोटिक सेल था। कैसा सेल था बच्चे, इट वाज अ प्रोकैरियोटिक सेल। क्या आपको यहां तक चीजें क्लियर हो रही हैं। फर्स्ट सेल का फॉर्मेशन हुआ था, तो फर्स्ट सेल्यूलर लाइफ फॉर्म जो है वो 2 बिलियन ईयर्स अगो बनी थी। मैं इसको दोबारा लिख देती हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। समझ आ रही है आप लोग को ये कीमोजेनी। हाँ, कीमोजेनी। सबसे पहले ये गैसेस थी, इन्होंने पॉलीमराइज किया, एंड पॉलीमराइज करके इन्होंने क्या किया स्टूडेंट्स, ये यूवी रेज वगैरह के होते हुए इन्होंने शुगर्स बना दिया, अमाइनो एसिड्स बना दिया, ठीक है। एंड उन्होंने फर्दर पॉलीमराइज कर प्रोटीन्स बनाया, कार्बोहाइड्रेट्स बनाया, फैटी एसिड्स बनाया, और उसके बाद में
वायरस लाइक स्ट्रक्चर्स का फॉर्मेशन हुआ। मतलब बेसिकली पहले लिपिड्स, न्यूक्लियोटाइड्स और न्यूक्लियोसाइड्स बने, उनसे फिर धीरे धीरे आरएनए बना। आरएनए क्यों बना? अगर मैं आपको बॉटनी के हिसाब से बताऊं तो आरएनए इज इम्पॉर्टेंट फॉर मेंटेनिंग ऑलमोस्ट एवरीथिंग इन योर सेल। सो आरएनए इज वेरी इंपॉर्टेंट, और आरएनए से ही डीएनए बनेगा, तो वो चीज थी। तो पहले तो इट वाज अ नॉन सेलुलर लाइफ फॉर्म जो बनी, एंड उसके बाद में जो कि 3 बिलियन ईयर्स अगो बनी, एंड फिर 2 बिलियन ईयर्स अगो जो है एक प्रोकैरियोटिक सेल का फॉर्मेशन हुआ, जब वो आरएनए, प्रोटीन और डीएनए आपस में मिल गए। देखो डीएनए क्यों? क्योंकि डीएनए एक इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होता है सेल का, आरएनए और प्रोटीन्स के साथ साथ में, तो उसको हम लोग एक प्रॉपर सेल बोल देते हैं। डीएनए के बिना इट इज नॉन सेलुलर एक्चुअली, है ना। तो वो चीज थी, पहले नॉन सेलुलर था फिर सेलुलर आया। नॉन सेलुलर वाला 3 बिलियन ईयर अगो आया, सेलुलर वाला 2 बिलियन ईयर्स अगो आया। यहाँ तक आई होप आपको चीजें जो है बहुत अच्छे समझ में आ चुकी हैं। अब ये जो पहला प्रोकैरियोटिक सेल बना था, हम इसके बारे में बात करने वाले हैं। चलो मैं इसको इरेज करने वाली हूँ। तो ये जो सबसे पहला हमारे पास में प्रोकैरियोटिक सेल बना था, ये था हमारे पास में प्रोकैरियोटिक सेल। ये जो था बच्चे, ये एनारोबिक था, मतलब इसको ऑक्सीजन की जरूरत नहीं थी, उस टाइम पे ऑक्सीजन अवेलेबल भी नहीं थी, एंड ये कीमो हेट्रोट्रॉफ था। कीमो मीन्स केमिकल, हेट्रोट्रॉफ मीन्स खुद का खाना खुद नहीं बना सकता है, ठीक है। तो एनर्जी इसको कहां से आती थी? ऑब्टेन्ड एनर्जी फ्रॉम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ऑब्टेन्ड एनर्जी फ्रॉम ऑर्गेनिक कंपाउंड, ठीक है। तो ये वो पहला जो सेल बना था वो ऐसे करता था, खुद का खाना खुद नहीं बनाता था, वो ऑक्सीजन की जरूरत भी नहीं थी उसको। कीमो हेट्रोट्रॉफ था वो, खुद का खाना खुद नहीं बनाता था। एंड एनर्जी वो कहाँ से लेता था बच्चे? एनर्जी वो लेता था बच्चे ऑर्गेनिक कंपाउंड से लेता था। अब हुआ उनके डीएनए के अंदर कुछ म्यूटेशन, उनके डीएनए के अंदर अब हुआ कुछ कुछ म्यूटेशन। क्या हुआ उनके डीएनए के अंदर? सर्टेन म्यूटेशंस हैपेंड इन इट्स डीएनए, ठीक है। एंड उससे क्या बना? ये जो एनारोबिक तो रहा, कीमो भी रहा, बट ये हेट्रोट्रॉफ की जगह जो है वो ऑटोट्रॉफ हो गया। तो अब दूसरा जो सेल बना था वो प्रोकैरियोटिक था। मैं प्रोकैरियोटिक को पी से लिख रही हूँ, एनारोबिक को मैं एन से लिख रही हूँ। कीमो हेट्रोट्रॉफ के बजाय अब वो कीमो ऑटोट्रॉफ हो चुका था, अब वो कीमो ऑटोट्रॉफ बन चुका था। अब कीमो ऑटोट्रॉफ कैसे होते हैं? मतलब कि ऑटोट्रॉफ है तो मतलब ये अपना खाना खुद से बना रहे हैं, बट अब उस खाने को बनाने के लिए इनको एनर्जी कहाँ से मिल रही है? एनर्जी कहाँ से मिल रही है? अब इनको एनर्जी मिल रही है इनऑर्गेनिक कंपाउंड से, ठीक है। तो दे वर सिंथेसाइजिंग देयर ओन फूड, by obtaining energy from oxidation of inorganic compounds। समझ पा रहे हो तुम लोग मेरी बातों को? इनऑर्गेनिक कंपाउंड के ऑक्सीडेशन से जो एनर्जी बनती थी, उस एनर्जी की मदद से ये अपना खुद का खाना बना पाते थे। अच्छा, आप ध्यान से मेरी बात को एक बार और सुन लो। प्रोकैरियोटिक सेल्स थे, सबसे पहले यही सेल बने थे जो भी उस पानी के अंदर केमिकल्स अवेलेबल थे उससे अपना खाना वाना वो अरेंज करते थे। बट ये जो थे अभी इनमें कुछ इन्हीं सेल्स के अंदर कुछ म्यूटेशंस हुई जिससे वो अपना खाना खुद बनाने लगे, बट उस खाने को बनाने के लिए इनको इनऑर्गेनिक कंपाउंड से एनर्जी चाहिए थी, ठीक है। तो इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स जैसे सनलाइट से आज हम देखते हैं, फोटो ऑटोट्रॉफ्स जो होते हैं वो सनलाइट से एनर्जी लेते हैं, है ना। मतलब एनर्जी लेकर फिर अपना खुद का खाना बनाना,
ठीक है, एनर्जी से अपना खुद का खाना बनाना। इनको एनर्जी कहाँ से मिलती थी? ऑर्गेनिक कंपाउंड से मिलती थी। अब आप सोचोगे कि मैम इनऑर्गेनिक कंपाउंड से भी एनर्जी ले रहे हैं, ऑर्गेनिक से भी एनर्जी ले रहे हैं, फर्क क्या पड़ा? बेटा इनऑर्गेनिक कंपाउंड से एनर्जी ले रहे हैं, आप सोचोगे कि मैम इनऑर्गेनिक कंपाउंड से एनर्जी ले ली, वहीं पे बात खत्म हो जानी चाहिए, ऑर्गेनिक बनाने की क्या जरूरत है? बेटा इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स हमारी बॉडी में ज़्यादा तक स्टे नहीं करेंगे। हमारी बॉडी के लिए ऑर्गेनिक बहुत ज़रूरी है, हमारी बॉडी पूरी ऑर्गेनिक ही होती है ना। ऑर्गेनिक मैटर हमारी बॉडी में होता है, तो अकेले इनऑर्गेनिक से काम नहीं चलेगा। तो आप सोचोगे कि मैम यहाँ पर तो रिसोर्सेज वेस्ट हो रहे हैं। नहीं बेटा, देखो ऑर्गेनिक था, अब देखो कुछ टाइम में ऐसा होता है ना कि ऑर्गेनिक चीज़ें खत्म होने लगी थी, तो नेचर में खुद ब खुद म्यूटेशन होता है। बेसिकली ऐसा नहीं होता कि नेचर ने भाई देखा अरे ऑर्गेनिक कंपाउंड खत्म हो रहे हैं, मैजिक कर दिया, अब सारे जो कीमो हेटरोट्रॉफ्स थे वो कीमो ऑटोट्रॉफ बन गए, ऐसा नहीं होता। होता क्या है कि पहले से ही ऐसे कुछ सेल्स प्रेजेंट थे, ऐसे कुछ बैक्टीरियाज थे जो ऑलरेडी कीमो ऑटोट्रॉफ थे, बट और वो अपना काम कर रहे थे, बट उनका अमाउंट बहुत कम था, ज्यादा तो कीमो हेटरोट्रॉफ थे। और जब हमने ये देखा कि भाई साहब ऑर्गेनिक कंपाउंड खत्म हो रहे हैं, तो वो कीमो हेटरोट्रॉफ धीरे धीरे मरने लगे। सारे नहीं मरे, कुछ सर्वाइव भी कर गए, बट धीरे धीरे वो मरने लगे कीमो हेटरोट्रॉफ। एंड जो बचे थे वो सारे क्या थे? कीमो ऑटोट्रॉफ थे। ये आपको ना आगे आगे समझ आएगा एवोल्यूशन, जब हम पूरा अच्छे से आगे बढ़ेंगे। तो कीमो ऑटोट्रॉफ जो थे, और अब वो इनऑर्गेनिक से एनर्जी लेकर खुद ही ऑर्गेनिक बना लेते थे, CO2 और H2O लेकर। उन्हें बाहर से ऑर्गेनिक की जरूरत नहीं थी। एंड ऑल्सो ऑर्गेनिक चीजें ज्यादा बची भी नहीं थी ओशन में, क्योंकि ऑलरेडी बहुत सारी चीजें कंज्यूम हो चुकी थी। तो अभी कीमो ऑटोट्रॉफ इनऑर्गेनिक को यूज करते थे एंड अपना ऑर्गेनिक कंपाउंड खुद से बना लेते थे। इनऑर्गेनिक अकेले से काम नहीं चलता, ऑर्गेनिक इंपॉर्टेंट होता है, बट इन्होंने ये कर लिया कि भाई ऑर्गेनिक हम अपना खुद से बना लेंगे। इनकी मैं आपको रिएक्शंस भी एक बार बता देती हूँ, सेकंड वाले की नोट कर लीजिए इसको फटाफट से। ये दिख रहा है ना तुम लोग को, मैं यहाँ बता देती हूँ। तो NH3 जब NO2 में कन्वर्ट हुआ तो क्या हुआ? इसका ऑक्सीडेशन हुआ। इससे क्या रिलीज हुई? एनर्जी। क्या रिलीज हुई? इससे एनर्जी रिलीज हुई। और इस एनर्जी से इन्होंने क्या करा? अपना ऑर्गेनिक कंपाउंड खुद से ही बना लिया। ये हमें बाहर से ऑर्गेनिक कंपाउंड की जरूरत नहीं है। अब इनऑर्गेनिक भी तो धीरे धीरे खत्म होंगे ना बच्चे, कब तक रहेंगे इनऑर्गेनिक? तो फिर एक और तरह का म्यूटेशन हुआ। म्यूटेशंस आर रैंडम, ऐसा अचानक से नहीं हुआ, बट मैं उसमें अभी जान नहीं रही हूँ कि ये आगे की चीजें हैं। अब कुछ म्यूटेशंस की वजह से कुछ ऐसे बैक्टीरिया बन गए जो फोटोसिंथेटिक थे। कीमो नहीं थे, वो फोटो थे। कीमो मीन्स वो केमिकल पे डिपेंड कर रहे हैं, फोटो मीन्स वो लाइट पे डिपेंड कर रहे हैं। तो नेचर ने सोचा कि यार देखो, सनलाइट इज ऑलवेज द सोर्स ऑफ एनर्जी, सनलाइट कभी खत्म नहीं होगी। इनऑर्गेनिक कंपाउंड भी खत्म हो जाएंगे, ऑर्गेनिक भी खत्म हो जाएंगे, बट CO2 वाटर ये तो आम ही है ना, घूम रहे हैं। बट ऑर्गेनिक चीज है लाइक ग्लूकोज, कार्बोहाइड्रेट, ये एक पॉइंट पे आके खत्म हो जाएंगी। बट CO2 H2O गैसेज हैं यार, ये तो हमेशा रहेंगी, है ना। और जो है सनलाइट भी हमेशा रहेगी। और CO2 कैसे हमेशा रहेगी? क्योंकि ये सभी जो ऑर्गेनिजम्स थे ये CO2 रिलीज कर रहे थे, ये CO2 रिलीज कर रहे थे जो नए वाले बने थे। ठीक है, एनारोबिक का मतलब होता है कि लाइक वो ऑक्सीजन वाली कंडीशंस में नहीं रह सकते, नहीं रहते हैं बेसिकली। एनारोबिक, अब ऑक्सीजन लेते भी नहीं है, तो वो चीज़ें रहती हैं। तो CO2 तो भरपूर अमाउंट में थी, बट प्रॉब्लम ये थी कि एनर्जी जो है इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स थोड़ी कम अमाउंट में थे, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स थोड़ी कम अमाउंट में थे। तो कुछ म्यूटेशंस के रहते हुए एक तीसरे टाइप के ऑर्गेनिजम्स हमारे पास में बने। म्यूटेशंस के थ्रू तीसरे टाइप के ऑर्गेनिजम्स हमारे पास में बने, एनऑक्सीजनिक। ऑक्सीजन इनको भी नहीं चाहिए, मतलब एनऑक्सीजनिक का मतलब होता है O2 रिलीज करने वाले। मैंने अभी थोड़ा गलत बोला। ऑक्सीजनिक होता है जो ऑक्सीजन रिलीज करते हैं, एनऑक्सीजनिक होता है जो ऑक्सीजन रिलीज नहीं करते हैं। ठीक है, तो इट इज एनऑक्सीजनिक फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया। ठीक है, एनऑक्सीजनिक फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया। अब इनके पास में था क्लोरोफिल, प्रॉपर बैक्टीरियो क्लोरोफिल था। अब ये CO2 प्लस वाटर तो नहीं ले रहे थे, ये H2S ले रहे थे।
एंड इससे वो क्या बना रहे थे, फूड बना रहे थे अपना। अभी तक ऑक्सीजन नहीं रिलीज हुई है, H2S जो है वो सल्फर बनाएगा। जो पिछली रिएक्शन थी